नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिवाद मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। इसलिए जो भाऊ तोरसेकर को सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते हैं वो प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का मुद्दा आपने तो हेडिंग देखा है तो आपको पता होगा कि ज्योति मल्होत्रा, इसी विषय पर मैं बात करने वाला हूं। क्योंकि मैं ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट होने के बाद पिछले 3-4 दिन जो मीडिया में चर्चा चल रही है वो देख रहा हूं, सुन रहा हूं। और जो जो कोई अपने अपने विश्लेषण या टिप्पणी दे रहा है उनको एक पता नहीं है कि खुफिया एजेंसी कैसे काम करती है और खुफिया एजेंट कैसे काम करते हैं और उनको पकड़ने वाले कैसे काम करते हैं। ये जिनको पता नहीं ये बोल रहे हैं कि क्या सबूत है। एक कल मैं देख रहा था, एक बड़ा हिंदी बड़ा चैनल है, उसका क्राइम रिपोर्टर बोल रहा है कि उसके खिलाफ अभी भी कोई सबूत नहीं है। सबूत होते नहीं है, सबूत ढूंढे जाते हैं। और जो खुफिया एजेंट काम करता है या खुफिया एजेंसी काम करती है वो हमेशा कोई सबूत रख के काम नहीं करती। क्योंकि खुफिया एजेंट होता है वो बड़ा चालाक होता है, बड़ा चालाक होता है। और इसलिए हमारे जो रोजमर्रा के कानून है उस कानून में जो प्रावधान है उसमें कैसे अटकना नहीं और कैसे निकल कर जाना है उसकी उसको समझ होती है। और इसलिए ऐसे लोग जब पकड़ना और उनको उस पर मामला बनाना बहुत मुश्किल होता है। सो एक बात होती है कि आरोप हो गया, इसको पकड़ लिया, जमानत मिल गई, इस ढंग से ये मामले चलते नहीं। इसके लिए बहुत दिन नजर रखनी पड़ती है, उनका पीछा करना पड़ता है। पहली बात ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो खुफिया एजेंसी होती होती है, किसी भी देश की हो खुफिया एजेंसी, वो उस सरकार का इलीगल डिपार्टमेंट होता है। जो काम अपनी ही देश की सरकार अपने ही कानूनों के तहत कर नहीं पाती, ऐसे काम अपनी खुफिया एजेंसी से करवा लेती है। और इसलिए खुफिया एजेंसी जो होती है उसका कोई ऑफिशियली ऑफिस नहीं होता। और जो बैठते हैं वहां वो खुफिया एजेंट नहीं होते, वो हैंडलर होते हैं, हैंडलर होते हैं। और उनके इशारे पर अलग अलग जगह काम करने वाले उनको एसेट बोला जाता है। एजेंट, एसेट, डीप एसेट, ऐसे नाम है उनके। और दूसरी बात ये होती है कि बहुत सारे जिनको हम उंगली आज, अगर ज्योति मल्होत्रा पर उंगली उठाई जा रही है तो मैं मानता हूं कि शायद ज्योति मल्होत्रा को भी पता नहीं होगा कि वो पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी के लिए, खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रही है। अब हम जैसे यूट्यूबर है, कहाँ जाते हैं, हमको भी सेलिब्रिटी माना जाता है, किसी फंक्शन में जाते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं, चार लोग पहचानते हैं तो आके खड़े हो जाते हैं, यार हम आपका हमारे साथ फोटो निकालना है, सेल्फी लेनी है, तो हम ना नहीं कर सकते। क्यों? सामने वाला अगर बोलता है कि हम आपके फैन हैं तो उस पर शक करने की कोई गुंजाइश होती नहीं। तो वो हमारे साथ फोटो निकाल सकता है, हमको पता नहीं है कि ये कौन है, इसका पेशा क्या है, ये क्या काम करता है, लेकिन वो फोटो निकाल के लेता है। अब वो सेलिब्रिटी के साथ मेरा फोटो वो दिखाने के लिए करता है। तो ऐसे में अगर इसमें कोई ऐसा कोई मिल जाए तो शायद मेरा फोटो भी कितने लोगों ने निकाला है मुझे पता नहीं है। तो इसलिए मैं गुनहगार नहीं होता। लेकिन एक बात होती है कि ऐसे लोग जब आपके साथ नजदीकियां बनाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती वगैरह करके आपसे कुछ करवा लेना चाहते हैं जो गलत है, ये भी आपको पता नहीं है, और आप आराम से
दोस्ती के नाम पर उनका साथ देना शुरू कर देते हैं। और इसलिए इसका एक रैकेट होता है, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोई होता है, उसके इर्द गिर्द एक बड़ा जाल बुना जाता है, और इसमें से एक को भी आप पकड़ो तो बाकी के गायब हो सकते हैं। खुफिया मामले में जो लोग शामिल होते हैं उन सबको एक साथ पकड़ना होता है। मुझे एक बात याद आती है, कुछ बात 6 साल पहले सऊदी अरेबिया में वहां की जो खुफिया एजेंसी थी, उन्होंने 2-3 दिन में कम से कम 150-200 लोगों को खुफिया काम करने वाले दूसरे देशों के हस्तक करके पकड़ा था। तो उनको पूछा गया कि इतने सारे 150-200 लोग खुफिया काम कर रहे हैं, दूसरे देश से अपने देश से गद्दारी करके शत्रु दुश्मन की मदद कर रहे हैं, ये अचानक आपको कैसे पता चला? 3 दिन में एक एक करके आपने सबको पकड़ लिया। तब वो सऊदी अरेबिया का जो खुफिया एजेंसी का प्रमुख था, उसने बहुत बढ़िया बात बोली थी। उसने कहा कि हम 7 महीने से इस पर काम कर रहे हैं। खुफिया जाल जो होता है उसको उठाना है तो उसके लिंक 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 करके सबको ढूंढना पड़ता है और आखिर में उठाना होता है। अगर हमको शक है, उसको पहले दिन ही उठा दिया तो उसके साथ में जो है वो तो खबर फैल जाएगी कि भाई ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट हुआ है। तो ज्योति मल्होत्रा के संबंध में अगर 3-4 लोग हैं तो उसमें 2-3 तो डर कर पहले ही खिसक जाएंगे, मिलेंगे ही नहीं ढूंढ कर भी। अब वो 2-3 लोग नहीं होते, उनके पीछे और 8-10 होते, उनके परे और 25-50 हो सकते। तो इसलिए एक एक की लिंक ढूंढकर उसका आखिरी छोर कहाँ है वो जो देखना पड़ता है। ये अंडर सर्वेलेंस होते हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? अब देखिए, ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट किया गया, लेकिन जिस दानिश नाम के पाकिस्तान के हाई कमीशन का जो आदमी था, जिसने ज्योति मल्होत्रा को लपेटे में लिया है या अपना गद्दार बनाया है, तो उसको तो भारत सरकार पकड़ नहीं सकती। यही तो मामला होता है। भारत सरकार ने पहले ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट करने से पहले ज्योति मल्होत्रा ने उस दानिश को भारत छोड़कर इमीडिएटली 2 दिन में निकल जाने की नोटिस निकाली थी, लेकिन अरेस्ट नहीं किया। यही प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए दानिश और ज्योति मल्होत्रा जैसे कितने लोग उसके जाल में फंसे और उनकी सर्कल में और कितने लोग हैं, वो जाने अनजाने में ये लोग देश से गद्दारी कर रहे हैं, ये तो उनको भी मालूम नहीं होता। इसलिए ऐसे सब लोगों को नजर रख के वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, उससे देश का क्या नुकसान हो रहा है, उसके कुछ सबूत है ही नहीं या है या नहीं, इसकी बहुत छटनी करनी पड़ती है। एक एक सबूत निकालना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो अब जाके वो कुछ मिल रहा है कि ये राजस्थान की बॉर्डर पर क्यों गई थी, वो कटी तार है, उसके आगे वो पाकिस्तान है वगैरह वगैरह बताती है। मुनाबाव नाम का लास्ट स्टेशन है, वहां तक जाती है। तो क्यों जाती है? ये अचानक से सामने नहीं आया। जब एक आदमी के बारे में गद्दारी का शक पैदा होता है तो उस पर नजर रखी जाती है। उसको पता भी नहीं होता वो किससे मिलता है, कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, जिससे मिलता है वो कौन है, वो उसका हैंडलर है या इसका अगला छोर है, और फिर वो आदमी और किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, किससे कारोबार कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, ये सब धागे एक जाल बुनना पड़ता है। तो इसलिए जब तक एक पिक्चर तैयार नहीं होती, एक जाल तैयार नहीं होता, तब तक जाल उठाया नहीं जाता। हम यहाँ देखते हैं ना, कई टीवी पर देखते हैं, यूट्यूब पर भी देखते हैं, कई मछली पकड़ने वाले मछुआरे होते हैं,
वो घुमा घुमा कर जाल फैलता है सब पानी में पड़ते हुए, और पानी में डूब जाता है, और आहिस्ते आहिस्ते वो जाल खींच लेते हैं। तो जाल जितना फैला है, वो जब इकट्ठा किया जाता है, तो जाल जो पानी में डूबा है उसका मुंह छोटा थोड़ा करके बंद किया जाता है और बाद में खींचा जाता है। तो खुफिया एजेंट या देश के गद्दार पहले ढूंढे जाते हैं, उन पर सर्वेलेंस किया जाता है, उनकी छोटी मोटी सब जानकारी इकट्ठा की जाती है, और वो एक दूसरे से कनेक्ट करके जब एक पिक्चर बनने लगती है और इससे आगे इनका छोड़ नहीं जाता, ये तय हो जाता है, पक्का हो जाता है, तब जाल उठाया जाता है। तो जाल उठाने का मतलब ये था कि ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट किया गया। लेकिन मुझे पक्की पक्का विश्वास है मेरा कि कम से कम पिछले एक साल, सवा या 1.5 साल ज्योति मल्होत्रा पर नजर रखी गई होगी। ये किससे मिलती है, कहां जाती है? अब मुझे बोलिए कि वो पहली बार पाकिस्तान गई तो वहां वो और 3 लोगों से मिली, वो सारे के सारे आईएसआई के ऑफिशियल एजेंट है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंट है। ये अचानक पता नहीं चलता। उनके नंबर भी ज्योति मल्होत्रा के फोन में सेव किए, गलत दूसरे नाम से सेव किए हुए जो पाकिस्तान में मिले हुए आईएसआई एजेंट थे, उनके नंबर मिले। तो बात साफ है, उनके नाम अगर ज्योति मल्होत्रा ने कुछ अलग या डुप्लीकेट रखे हैं, तो वो ओरिजिनल कौन है, इसका तो अभ्यास पहले से किया हुआ है, उसका सर्च पहले से किया गया होगा। अचानक से आज नहीं पता चलता कि अरे ज्योति मल्होत्रा की फोन में इतने नंबर है, कौन कौन से भाई चेक करे। नो। और ये 3 नंबर पाकिस्तान के और 50 नंबर हो गए ज्योति मल्होत्रा के फोन में, लेकिन ये 3 आईएसआई के एजेंट है। ये आज जांच करने वालों को कैसे पता चलता है? इसका मतलब साफ है, ज्योति मल्होत्रा कुछ गड़बड़ कर रही है। ये इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, वो कहां कहां घूमी है, चाइना में गई है, इंडोनेशिया में गई है, और कहीं गई है, भारत में अलग अलग जगह घूमी है। तो उसको पकड़ने के लिए पहला कारण था कि पहलगाम के हमले के बाद उसने एक कई कमेंट लिखी थी, ऐसा मैंने सुना है कि पहलगाम में भारत की सुरक्षा क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही थी, ये जो कुछ उसने लिखा, उसके बाद उसको उठाया गया, उसके बाद उठाया गया। लेकिन जिस ढंग से जिस फास्ट एक्शन हो गई, तो हमको पता चलता है कि इस पर एक पूरी की पूरी फाइल तैयार है। लेकिन सबूत क्या है? सबूत पब्लिकली नहीं बताए जाते। खुफिया मामले जो होते हैं उसमें जो सबूत हाथ में भी आए हैं, तो वो पब्लिकली बताए नहीं जाते। और इसका कारण ये है कि सबूत जो है वो भी गोपनीय होते हैं, सिक्रेटिव होते हैं। वो पब्लिक करना बिल्कुल सही नहीं होता। और दूसरी बात है, अगर आपके पास जो सबूत है वो पब्लिक हो जाए, तो उससे अगले पकड़े जाने वाले जो लोग होते हैं वो सावधान हो सकते हैं कि अरे ये तो अपने तक आ सकता है, तो गायब हो जाओ। ये भी हो सकता है। कुछ 6 या 10 लोगों जो यूट्यूबर है ये, उसके बड़े और बहुत सारे लोग हो सकते हैं। और जो बात मैंने पहले ही बोल दी कि हमारे यहाँ अगर ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई है, तो पाकिस्तान में भी हमारे ऐसे खुफिया एजेंट होंगे जो पाकिस्तान उनको गद्दार बोलेगा, लेकिन वो हमारे एजेंट होंगे। अब कल परसों की बात है, वो कौन, इसका नाम सैफुल्ला खलील, जो इसका बड़ा कमांडर वगैरह था, सईद हफीज का कोई कमांडर, सैफुल्ला खलील,
उसकी कोई अज्ञात हमलावर ने हत्या कर दी, तो ये अज्ञात हमलावर कौन होता है? और उसको ये सुपारी दी हो गई, जो कुछ है, वो भारत के हित के काम करने वाला कोई हमलावर पाकिस्तान में होता है, या उसका एक नेटवर्क भी हो सकता है। तो वो नेटवर्क क्या है? वो हमारे लिए पाकिस्तान की ज्योति मल्होत्रा होती है। बीच में कहीं एक गीतांजलि गुप्ता वगैरह नाम की हमारे फॉरेन सर्विस की, पाकिस्तान में जो भारतीय हाईकमीशन है, उसकी एक अधिकारी थी, वो भी पाकिस्तान के लिए गद्दार हो गई थी। उसको वापस बुलाया गया और बाद में उस पर मामला बनाया गया। तो ये चलता रहता है। ये कोई हमको सनसनी पैदा करनी है ना, वो खबरें अलग होती है, लेकिन खुफिया काम कैसे चलता है ये समझाना बिल्कुल जरूरी होता है, बिल्कुल जरूरी होता है। कनाडा में वो कोई सूखा नाम का, निज्जर नाम का खलिस्तानी था, और दो चार लोग मारे गए। पाकिस्तान में एक दर्जन से ज्यादा भारत में वांटेड थे लोग, वो मारे गए। तो उनको मारने वाला कोई तो है, कोई तो है। रास्ते में मारे गए, चौराहे पर मारा गया। तो मारने वाला पाकिस्तान की ज्योति मल्होत्रा हो सकती है ना। तो ये चलता रहता है, इसलिए ये काम कैसे चलता है समझ लेना जरूरी है। और अगर कानून के दायरे में उनको सजा करनी है, तो कानून के दायरे में जिसको सबूत माना जाता है, कोर्ट जिसको सबूत मानेगी, ऐसी चीजें ढूंढ कर ही कोर्ट के सामने लाना जरूरी होता है। किसी को भी उठाकर लटका दो फांसी पर, यह नहीं होता जहां कानून का राज होता है। भारत में कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है। इसलिए ज्योति मल्होत्रा को पकड़ा तो कोर्ट में हाजिर किया गया, कस्टडी मांगी गई। अगर ये भी नहीं करना है तो एनकाउंटर किया जाता है, एनकाउंटर किया जाता है। कभी कभी हमारे यहाँ के जो माफिया है उनको भी इस काम में सुपारी देकर इस्तेमाल किया जाता है कि भाई इसको उड़ा दो। अभी अभी हम सुन रहे हैं ना, वो कोई लॉरेंस बिश्नोई है, उसका भी डर पाकिस्तान में फैला हुआ है। वो तो माफिया है, उसको जेल में डाला है। तो ये जो काम चलता है वो हमें समझना जरूरी है। तो ज्योति मल्होत्रा इधर उधर घूम रही थी, ब्लॉग बना रही थी, ट्रैवल ब्लॉग बना रही थी, फूड ब्लॉग बना रही थी, चाइना जा रही थी, मलेशिया जा रही थी, इंडोनेशिया जा रही थी। तो इतने दिन हमारी खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? तो आपको अच्छा लगे इसीलिए किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते। उसको अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में हाजिर करना पड़ता है, और कोर्ट मान ले ऐसे सबूत उसको अंदर रखने के लिए आगे करने पड़ते हैं। तो इसलिए ये सबूत इकट्ठा करने में महीनों निकल जाते हैं, महीनों निकल जाते हैं। ये हमें समझना जरूरी है। नहीं तो खबरों में कुछ भी हवा सनसनी पैदा की जाती है, और मानो किसी भी गंभीर विषय का मजाक उड़ाया जाता है, मनोरंजन किया जाता है, एंटरटेनमेंट हो जाती है। तो मैं विश्वास से कहता हूं कि ज्योति मल्होत्रा को पता भी नहीं होगा कि उसके पीछे नजर रखी जा रही है, उसकी हर करतूत पर और हर बर्ताव पर बारीकी से कुछ महीनों से, शायद साल भर नजर रखी गई होगी। एक एक चीज इकट्ठा करने के बाद इसके आगे ज्यादा की जरूरत नहीं, इसके इर्द गिर्द जो है वो भी नजर में आ गए। उसके बाद जाल उठाया गया और जाल में मछली फंसी। तो ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार करने में देरी क्यों हो गई और क्यों देरी होती है, ये समझाने की कोशिश मैंने इस वीडियो में की है। आप भी उस पर सोचे, हवा में बातें ना करें कि हमारे विमान कितने गिरे, इंटेलिजेंस फेल्योर, ये पुलिस बातें ना करें। देश के लिए कम से कम आप ये कर सकते हैं कि हमारे पास जो लॉ
कानून की यंत्रणा है, मशीन है, वो चलती रहे और हम आम भारतीय जनता सुरक्षित रहे। इसलिए हमको हमारी जो मशीनरी है, यंत्रणा है, उसको और तगड़ा बनाने में योगदान देना चाहिए। शक पैदा करने से अच्छा है कम से कम ये करे कि हमारी खुफिया एजेंसी, लॉ एजेंसी क्या कर रही है, वो समझने की कोशिश करे। दोस्तों, यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।